हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम लोग यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वी आर डिस्कसिंग द केस स्टडीज फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर वी मूव ऑन, let's do the ritual and let's like this video before we actually start and also mark your attendance in the comment section, right? एक छोटा सा कमेंट आप मुझे काफी हेल्प करता है, मोटिवेट करता है in order to actually go ahead with the videos, right? Make more videos in such regard, right? आज हम यहाँ पर basically 4 to 5 case studies discuss करेंगे from the chapter nature and significance of management, right? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है, मैं इसका एक क्विक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ बिफोर आई एक्चुअली मूव अहेड। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों ने सीखा था कि मैनेजमेंट जो होता है, हम वहाँ पर और लोगों से काम करवाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों से जब काम कराते हैं उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने की कोशिश करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंस हमने सीखा था मैनेजमेंट का, हमने कैरेक्टरिस्टिक सीखा था कि परवेसिव है, इंटैंजिबल फोर्स है, इट इज ग्रुप एक्टिविटी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, परवेसिव है ना। इम्पोर्टेंस सीखा था कि हेल्प करता है हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में हमारे, और भी हमने रीजंस इसमें पढ़े थे। उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी सीखा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर वेदर द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, मैनेजमेंट इज अ परफेक्ट आर्ट। management as a science, management is a social science because all the features of science does not complete here. थर्ड, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं कह सकते बिकॉज सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में लाई नहीं करते, लेकिन स्टिल वी कैन कंसिडर इट एज अ हाफ, नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़े थे दैट देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑब्जेक्टिव्स देता है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करते हैं। तो थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था दैट हम यहाँ पर बेसिकली क्या डील कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम यहाँ पे डील करते हैं दैट हम इंडिविजुअल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ग्रो कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, हाउ इट इज टू बी डन। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं अमंग द पीपल। Third, giving the right person for the right job. Recruiting, selecting the right person for the right job. डायरेक्टिंग, जहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग, हम चेक करते हैं कि हमने जो प्लान्स बनाए थे, हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, क्या वो अचीव हुए। कंट्रोल करना इज बेसिकली चेकिंग दैट हमने जो सोचा था क्या हमने उससे कहीं डेविएट तो नहीं किया। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पर हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास वो लोग होते हैं जो हमारे मैनेजमेंट के सबसे टॉप पीपल होते हैं, द पीपल हु आर एक्चुअली the owners of the company, not the owners of the company, who are actually running the company. So they becomes the board of directors, CEO, CFO, COO, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास हमारे फंक्शनल हेड्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, R&D डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो ये हमारे जो डिपार्टमेंट एंड फंक्शनल हेड्स होते हैं उन सबको हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है सारे प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, प्लान्स फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना,
एक लिंक क्रिएट करना बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल. थर्ड वी हैव द सुपरवाइजरी लेवल. सुपरवाइजरी लेवल जैसे हमारे फोरमेन्स हो गए, हमारे फैक्ट्री के जो नीचे असिस्टेंट्स हो गए, दे आर ऑल योर सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल. ये डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होते हैं विद द वर्कर्स. जो हमारे वर्कर्स जो हमारी फैक्ट्री के लिए काम करेंगे उन लोगों के लिए डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं. नेक्स्ट चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का. एक मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो एक हार्मनी नहीं होगी, सिंक नहीं होगी, तो वो मैनेजमेंट जो है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगी. इट विल जस्ट ब्रेक ऑफ, वो धीरे धीरे शिफ्ट आउट हो जाएगी. हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for any management, for any organization to have a proper synchronization, a proper coordination between all the departments of the organization at all levels, है ना. Hence coordination becomes an essence of management. coordination में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि उसके characteristics क्या होते हैं और इसकी importance क्या है ना. दिस वॉज अ क्विक ओवरव्यू. मैंने आप लोगों को 5 मिनट्स में एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू दे दिया है चैप्टर का, कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. ऐसे ही हर चैप्टर के केस स्टडीज को पिकअप करने से पहले मैं आपको 5 5 मिनट्स का, वैसे ही मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा. आपको एक क्विक ओवरव्यू चाहिए चैप्टर का, जैसे कि जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने, वो अगर आपको गो थ्रू करना है तो दिस इज लाइक अ वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ द एंटायर चैप्टर. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट केस स्टडी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं करी है, प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और एक छोटा सा प्रेजेंट का कमेंट डाल दीजिए, सो दैट हम मेरे को एक आइडिया लगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड हु ऑल आर एक्चुअली अटेंडिंग द क्लासेस एंड टेकिंग देयर स्टडीज वेरी सीरियसली, है ना. दिस विल जस्ट हेल्प मी टू इवैल्यूएट द response, right, how the things are. Chaliye guys, we start with the first case study out here. Meeta has a successful ice cream business at Bikaner, namely smart flavors, right. Her ice creams are utterly delicious, है ना. She makes the ice creams from fresh milk. वो fresh milk से ice cream बनाती हैं, है ना. And the same are available in a wide range of flavors and packs. She sets viable business objectives and works with the same in mind in order to ensure that the customers will come back for purchasing. तो basically वो चाहती हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो वापस वापस आए, है ना. तो वो अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी आइसक्रीम देने की कोशिश करती हैं. इस पैराग्राफ को रीड करके मुझे एक छोटा सा एलिमेंट समझ में आ रहा है कि दिस क्वेश्चन is basically can be a basic identification of the aspect of management, जहाँ पर वो efficiency and effectiveness के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना. अगर आप देखेंगे having the first mover advantage, her business was doing well, मतलब उनके पास में फर्स्ट मूवर एडवांटेज था तो उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा था. टू अर्न हायर प्रॉफिट्स शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट. वो ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना चाहती थी तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी. दिस वुड समटाइम लीड टू डिले इन डिलीवरी एंड द आइसक्रीम वाज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम. आइसक्रीम टाइम पे मार्केट नहीं पहुंच रही थी और डिलीवरीज में डिले हो रहे थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड फॉर आइसक्रीम डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ इट द कंपटीटर्स एंटर्ड द मार्केट. शी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट शेयर. उन्होंने मार्केट शेयर लूज कर दिया. At the beginning of summer season, she got back-to-back orders for supply of 4,000 ice cream packs of different flavors for special occasions. उनके पास काफी सारे special occasions के orders आए. To ensure that the task was completed and the orders delivered in time, she hired an additional workers. उन्होंने additional workers hire करे. She was thus able to produce and deliver the ice cream packs, but at a high production cost. उनका production cost बहुत बढ़ गया, है ना. While completing the activities and finishing the given task for achieving goals, मीता ने realize किया that she was ignoring one of the important aspects of management, right. वो एक aspect of management ignore कर रही हैं. Identify the aspect of management that has been ignored by Meeta and also explain the same with the help of an example. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो एस्पेक्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ते वक्त भी आपको बताया, दैट जो एस्पेक्ट उन्होंने मिस आउट किया वो था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, है ना. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट. उन्होंने ये वाला एस्पेक्ट जो है वो मिस आउट किया है. अब आपको यहाँ पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का एक एग्जांपल बताना है. आपसे बोला गया था आइडेंटिफाई करो एस्पेक्ट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय मीता,
ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो जब हम यहाँ पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं गाइस, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। सबसे पहले तो आपने बताया, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये बताओगे। चलिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड आंसर इसमें बना के बता देता हूँ। राइट, यस, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर मेंशन करवा के बता देता हूँ कि कैसे हम इसको करने वाले हैं, है ना। तो आंसर नंबर वन में सबसे पहले द एस्पेक्ट इग्नोर्ड बाय मीता, ठीक है, इज, अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। राइट, हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर मैथ आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, एक लाइन ड्रॉप करके अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, एफिशिएंसी का मीनिंग समझाओगे, है ना, एफिशिएंसी का मीनिंग समझाओगे। फिर एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस का मीनिंग बताओगे, ठीक है, इफेक्टिवनेस का मीनिंग बताओगे। एंड द नेक्स्ट थिंग आपसे जो एक रिक्वायरमेंट है, क्या बताना है, आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो अब आप एक एग्जाम्पल ले लोगे, है ना। अब यू कांट टेक द सेम एग्जाम्पल जो आपको केस स्टडी में दे रखा है, तो आप इंस्टेड क्या करोगे, एक सुपरफिशियल एग्जाम्पल लोगे। जैसे कि आप यहाँ पे चाहो तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, आप कोई भी अपने मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हो, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, है ना। जैसे कि उसको एक ऑर्डर मिला है ना, ऑफ 1000 यूनिट्स, ठीक है, एट द रेट ₹500 पर यूनिट, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड इन 15 डेज, 15 दिन में उसे डिलीवर करना है, ठीक। अब यहाँ पर आप दो कॉन्सिक्वेंसेस ले लोगे। पहला कॉन्सिक्वेंस आप यहाँ पे ले लोगे, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो आप लोगे वो ये लोगे कि उसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया विद इन विद इन 15 डेज, बट some shirts were defective, some shirts were defective, है ना, some shirts were defective, ठीक है। इसका मतलब उसने इफेक्टिवनेस तो दिखाई, ही वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, है ना। आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ही वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, राइट। लेकिन सेकंड सेकंड सिनेरियो आप यहाँ पे लोगे, ऑर्डर वॉज कंप्लीटेड ऑर्डर वॉज कंप्लीटेड इन 20 डेज, वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन 20 डेज के अंदर उसने कंप्लीट कर दिया, बट ऑल शर्ट्स आर परफेक्ट, जो सारी की सारी शर्ट्स हैं वो परफेक्ट है। इसका मतलब वो एफिशिएंट है एंड नॉट इफेक्टिव है ना, वो एफिशिएंट है बट नॉट इफेक्टिव है ना। तो आपको आपने बेसिकली एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट समझा दिया विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर एग्जांपल। दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम द आंसर। मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया हाउ योर आंसर शुड बी प्रेजेंटेड इन द पेपर। आपका एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रेजेंटेशन रहेगा तो इट विल गिव यू बेटर स्कोर एंड इट विल गिव यू बेटर एनहांसमेंट इन द रिजल्ट। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज करके इस पूरे एलिमेंट को एक बार लिख सकते हो, नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर्स में। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि काइंडली राइट ऑल द आंसर्स वेरी क्लियरली। अच्छे से प्रॉपरली सारे आंसर्स लिखिए, है ना, अच्छे से प्रॉपरली सारे आंसर्स लिखिए। अगर आप प्रॉपर आंसर सारे लिखेंगे तब ही आप बिजनेस स्टडीज के पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और प्रेजेंटेशन अचीव कर पाएंगे, राइट। अगर आप लोगों को चेक करवाना है कि वेदर द थिंग्स आर, मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट सिनेरियो कि वेदर यू आर डूइंग इट इन द राइट वे और नॉट, है ना। आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, राइट। चलिए, वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यहाँ तक का डिस्कशन और कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है। चलिए, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द सेकंड क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, एक्स आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो ऊपर डिस्कस करे गए हैं,
है ना। और उसके साथ साथ हमें दो वैल्यूज बतानी है जो कंपनी कम्युनिकेट करना चाहती है टू द सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अगेन आपको याद होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इनमें से कोई एक या दो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हुए होंगे। Mega Limited manufactured water heaters. In the first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, company analyzed the reasons behind the less revenues. कंपनी ने ढूंढा, रीजंस ढूंढे कि क्यों उसके इतने कम रेवेन्यूज हो रहे हैं। आफ्टर द एनालिसिस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते थे बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया वेयर द लेबर वाज अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आप देख सकते हो जब हम किसी बैकवर्ड एरिया में जाते हैं, बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा सर? एक तो इससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा, उससे साथ साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते, यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा सोशल डेवलपमेंट के बारे में मूव कर रहे हैं, है ना। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स, इन्होंने सोलर वाटर हीटर्स को आइडेंटिफाई करा एंड रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी है। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर वो बेसिकली प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, प्रॉफिट एंड ग्रोथ के बारे में फुलफिल कर रहा है ना, थोड़ा फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में देख रहा है, कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है तो प्रॉफिट इंप्रूव होगा, है ना। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वो सोसाइटी के बैकवर्डनेस के बारे में सोच रहा है, इको फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो अगर आप देखोगे आंसर नंबर टू में, राइट, आंसर नंबर टू को जब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे? द ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस्ड in the above, in the given case are: number one, organizational objectives, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड नंबर टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारा पहला आंसर आंसर कर देता है जहां पर मुझे आइडेंटिफाई करना था। अगर आप ध्यान देंगे, मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी आइडेंटिफाई करना, अब मेरे को इनको एक्सप्लेन भी करना है। अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में दो तीन लाइंस लिख दूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकेंड, मैं यहाँ पे फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक दो लाइंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज डन। अब इसके बारे में हमें दो सोशल वैल्यूज, टू वैल्यूज, तो हम यहाँ पे हमारी जो टू वैल्यूज कम्युनिकेट हो रही हैं, है ना, टू वैल्यूज जो यहाँ पे कम्युनिकेट हो रही हैं, वो एक तो हो रही है सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली मेथड्स, है ना, इको फ्रेंडली मेथड्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन बैकवर्ड एरियाज, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो फोर्थ हमारी यहाँ पे और हो सकती है वो हो सकती है रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो मैंने आप लोगों को वही चार गिनवा दी हैं, आपको कोई दो ही लिखनी थी एग्जाम में। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। क्विकली वील मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, quickly we'll move on to the third question. The third question says Ayushi works as a soft skill trainer. Before I read the case study, मैं हमेशा नीचे का क्वेश्चन रीड करता हूँ, उससे मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि मुझे किस पर्टिकुलर पार्ट में लिखना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बीइंग रेफर टू इन द अबव लाइन, मतलब कोई एक प्रोसेस है जो ऊपर मेंशन हो रहा है, तो वो प्रोसेस मुझे बताना है। लिस्ट द प्राइमरी एक्टिविटीज कंटेन्ड इन द प्रोसेस, मतलब मुझे प्राइमरी एक्टिविटीज बतानी है कि इस प्रोसेस में क्या क्या होती हैं। और थर्ड चीज जो मुझे बतानी है, हाउ डज दिस प्रोसेस हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कैसे मदद करता है। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स रीड। Ayushi works as a soft skill trainer in a corporate house. She begins a new session every time by acquainting the trainees with the process, which is vital for achieving the goals of the organization efficiently and effectively.
शी ऑल्सो, अगर आप देख सकते हो मेरे लिए कीवर्ड्स हो गए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने का मैनेजमेंट एक तरीका होता है ना, मैनेजमेंट है, राइट। अगर आप देख सकते हो, राइट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, शी ऑल्सो मेक्स देम अंडरस्टैंड द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट, शी एम्फेसिस अपॉन द फैक्ट दैट इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब वो एम्फेसाइज करती है, वो बताती हैं कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो हमें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। मोर ओवर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, हैम्पर होती है, और वेलफेयर ऑफ द पीपल इज ऑल्सो लाइकली टू बी ओवरलुक्ड। तो अगर आप देख सकते हो हमारे को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन शॉर्ट बता रखा है। तो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स बता रखे हैं, तो अगर आप देख सकते हो ये जो प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली कह रहा है, दैट प्रोसेस दैट हैज बीन रेफर्ड टू आउट हियर इज मैनेजमेंट। जो प्रोसेस यहाँ पे बार बार बोल रहा है वो मैनेजमेंट है ना, क्योंकि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट इंडिविजुअल्स के लिए बना रहे हैं जहाँ पे वो एक साथ मिलकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वही मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी होती है। तो हम यहाँ पे आंसर में भी यही मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें आंसर नंबर 3 में सबसे पहले हमें बोला था आइडेंटिफाई करो, है ना। तो सबसे पहली लाइन में तो हम लिखेंगे द प्रोसेस रेफर्ड इन द रेफर्ड इन द के गिवन केस इज मैनेजमेंट। मतलब हम सबसे पहले तो यहाँ पे बता देंगे कि मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में बताई हो रही है। अब आप यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दोगे, है ना। अब आप यहाँ पे मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दोगे और उसकी डेफिनेशन दे दोगे, एक्सप्लेन एंड डेफिनेशन। तो 2 से 3 लाइन में आपने बेसिकली मैनेजमेंट को डिफाइन कर दिया और मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। आपको पता ही है यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, नाउ इधर एक्टिविटीज से इसका कहने का मतलब क्या है, फंक्शंस, है ना। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं या फंक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। हम उनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। थर्ड, हमें क्वेश्चन में बोलता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम सबसे पहले उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे ग्रुप गोल में डील कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रुप गोल में डील कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमें हमारे ओवरऑल, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स, राइट। आपको याद होगा ये हमने एक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है ये, है ना। ये एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है कि पॉइंट था, हमें बस ये वाला पॉइंट यहाँ पर अब डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। आई होप क्लियर है। आई होप आप सबको ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक का एलिमेंट आप सबको पसंद आया है और आप लोग को समझ में आया है। आज की क्लास में हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस, इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस मोर case studies from the chapter. There are approximately 14 case studies जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए छाटी हुई हैं, आप लोगों के लिए डेवलप करी हुई हैं। इन 14 केस स्टडीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे ही प्रेजेंटेशन स्किल्स टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आपको आपके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं एग्जाम में, बिकॉज बिजनेस स्टडीज में केवल आंसर लिखना इज नॉट नेसेसरी, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप वो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉलो नहीं करोगे यू विल लूज अप मार्क्स देयर, राइट। सो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। I'm going to see you guys in the next video and in the next class. Make sure that you continuously practice. आप लोगों का टास्क ये होना चाहिए नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कि ये तीनों आंसर्स को प्रॉपरली अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, राइट। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए केस स्टडीज का तो आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।